नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आर्कटिक के बारे में। एक न्यू रिसर्च में कहा गया है कि आपका आर्कटिक की जो बर्फ है वो 2027 तक पूरी तरीके से पिघल जाएगी। और इसके पीछे कारण क्या है? हमारा जलवायु परिवर्तन। और इसके पीछे का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के पीछे का कारण तो हम और आप है। ठीक है। सो इसी पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कि आर्कटिक परिषद क्या है, आर्कटिक क्षेत्र क्या है, भारत ने आर्कटिक के क्षेत्र में कौन कौन से अनुसंधान कर रखे हैं, साथ ही साथ आपकी हाल ही में हुई थी 13वीं आर्कटिक परिषद की बैठक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो हर एक टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपकी कवर हो जाएगी। बाकी आपकी इस पर क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा कि इस तरीके से अगर आपकी आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो समुद्र का वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अगर हमने इस ग्रीन हाउस गैस के जो इफेक्ट है इसको कम नहीं किया तो अब अगले 20 वर्षों में हम इतना बड़ा डिजास्टर देखेंगे इस धरती पर कि शायद ही इसका कोई अंदाजा लगा सकता है। और हमने देखा है कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो आपकी समाप्त हुई हैं, कुछ बाढ़ में जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरीके से समाप्त हो गई हैं। जीव जंतु हमारे बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हमें देखने को मिली है, किस वजह से? जलवायु परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी चीजें, क्षेत्र चेंज हुए हैं। सो इंसान भी उसी कैटेगरीज में आएगा कुछ दिन बाद, और हम भी क्या है धीरे धीरे इसी तरीके करके विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सो जैसे मैंने बता दिया कि भाई चेतावनी तो हमें दे दी जा चुकी है नई स्टडी में। ये स्टडी किसने की है ये समझ लेते हैं। तो नेचर कम्युनिकेशंस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी और इसमें ये बातें बताई थी कि 2027 तक आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर चेतावनी के रूप में ये कहा गया है कि अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हम कम करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाते हैं तो 20 वर्षों के अंदर हम बहुत पर्यावरणीय क्षति होते हुए देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कंटिन्यू हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी बर्फ पिघल रही है और इसी वजह से ये जो स्टडी जितने भी आप देखोगे कि क्षेत्र की रिसर्च करते रहते हैं साइंटिस्ट है, वो हर एक चीज पर कड़ी नजर रखते हैं और टाइम टू टाइम उसका डेटा भी हमें देते रहते हैं ताकि आम जनता को ये पता चल पाए कि भाई क्या चीजें चल रही है, नेचर हमारा किस तरीके से यहाँ पर खराब हो रहा है। और आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी आ जाता है, आप पढ़ते हो, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आगे बात करते हैं। करनी होगी यहाँ पर कठोर कार्रवाई। तो इस घटना की संभावित समय सीमा की भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत सिमुलेशन का उपयोग किया गया है। तो इन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, प्रॉपर इन्होंने इसमें स्टडी करी है तब जाकर के ये चीज बताई है। ये क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन की तेजी से बढ़ते प्रभावों को क्या करता है? उजागर करता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अध्ययन के निष्कर्ष क्या है? देखिए, शोध में 11 जलवायु मॉडल और 366 सिमुलेशन का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया गया। इन मॉडलों से पता चला कि कम उत्सर्जन के परिदृश्यों के तहत भी वर्ष 2030 के दशक के भीतर आर्कटिक को बर्फ मुक्त दिन का सामना करना पड़ सकता है। और आप समझते हो कि आर्कटिक की बायोडायवर्सिटी कैसी है? वो लोग ठंडे क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वहां जो स्पीशीज होंगी वो धीरे धीरे क्या होंगी? समाप्त होंगी। वहां के जो लोग हैं उनको म्यूटेट करना पड़ेगा अपने आप को वहां पर जीवित रहने के लिए। सो बहुत बड़ा यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, जो समुद्र का इकोसिस्टम है, वो भी प्रभावित होगा इससे। आगे बात करते हैं। सबसे चरम सिमुलेशन में यह 3 से 6 वर्ष की शुरुआत हो सकती है आपकी। गेथेनबर्ग विश्वविद्यालय के जलवायु विज्ञान शोधकर्ता और अध्ययन के प्रमुख हैं डॉक्टर सोलिन ह्यूजे। इन्होंने एक बयान में कहा कि उन घटनाओं को समझने के महत्व पर जोर दिया जाए जो इस तरह के अभूतपूर्व पिघलने के ट्रिगर कर सकते हैं, कि किस वजह से आपकी ये जो ट्रिगर हो रही है पिघलने की घटनाएं, यानी कि मुख्य कारण इसके पीछे कौन कौन से हैं और उसको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए वर्तमान में, ना कि इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और ये जो डिजास्टर है हमें 3 से 6 वर्ष में देखने को मिल जाएगा। लाइक 2025 आने वाला है एंड 27 इज नॉट टू मच दूर नहीं है, बहुत ज्यादा पास में ही है। 2 साल बाद हम देखेंगे कि क्या परिवर्तन इसमें हो रहे हैं। समुद्री बर्फ के पिघलने से नुकसान क्या होंगे? देखिए, वैश्विक आपका जो तापमान है उसका संतुलन बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपकी समुद्र की जो बर्फ है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। प्लस जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि समुद्र का अपना इकोसिस्टम है, वो पूरी तरीके से हिल जाएगा। सो वहां पर आपको चेंजमेंट देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये उसको भी विनियमित करता है। गर्मी और पोषक तत्वों का परिवहन करने वाली समुद्री धाराओं को चलाने में यहाँ पर ये वर्क करता है। बर्फ पिघलने से होगा क्या? गहरे पानी का संपर्क होता है, ठीक है, बर्फ पिघलने से ये अधिक गर्मी को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर लाइट रहता है, वरना अब तो और भी ज्यादा गर्मी होने लगेगी। अगर 2 साल बाद हम देखेंगे सारी बर्फ हमारी पिघल रही है, सो इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि हम तो वहां पर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसमें फीडबैक लूप के ग्रह की वार्मिंग तेज हो जाती है, जिससे अल्बेडो प्रभाव के रूप में हम जानते हैं।
ठीक है, अल्बेडो प्रभाव के बारे में आप सभी ने जियोग्राफी में पढ़ा भी होगा। रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक पहले से ही वैश्विक औसत से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। शोधकर्ता इसे सीधा मानव प्रेरित ग्रीन हाउस उत्सर्जन से जोड़ते हैं, और ये भी मैंने शुरुआत में कहा था, ये किसके द्वारा हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो वी ऑल आर द रीजन। हम इतने देखते हैं कि वैश्विक मुद्दे चल रहे हैं, कॉप में चीजें डिस्कस करी जाती हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन जब हम पाते हैं इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं और फिर वो जो कॉप में सम्मेलन हुए हैं वहां पर चीजें निर्धारित की गई हैं, उसका कोई हमें खासा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बर्फ पिघलने के कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग सबसे मेन कारण है इसमें। इसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। दिसंबर चल रहा है, आप देखिए, और हॉटेस्ट 16 साल 17 साल में पहली बार ऐसा है कि इतनी ज्यादा गर्मी हमें दिसंबर में देखने को मिल रही है। तापमान आपका पूरा, यहाँ पर दिल्ली की बात करूं तो 22-23 चल रहा है, जो नॉर्मल हमें गर्मी में भी देखने को मिल जाता है। 22-23 शाम के समय में रहता है हमारा तापमान, और वैसे ही तापमान यहाँ पर चल रहा है। इससे पृथ्वी का जो हिमावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, और परिणाम स्वरूप इसके पिघलने से हिमावरण में कमी भी आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्कटिक विस्तारण के बारे में। तो संपूर्ण विश्व के मुकाबले आर्कटिक का तापमान 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है, सिर्फ अगर पूरे वर्ल्ड की तुलना में बात की जा रही है यहाँ पर। इस प्रक्रिया को आर्कटिक विस्तारण कहा जाता है, और आर्कटिक विस्तारण एल्बिडो में कमी के कारण होता है। आगे बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप महासागरीय जलधाराओं की दिशा में भी परिवर्तन होगा। इसके कारण आर्कटिक सागर में तेज जल की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी, जो ताजा जल है, नॉट तेज जल। और इसके कारण क्या होगा? आर्कटिक सागर में ताजे जल की आपूर्ति यानी कि फ्रेश वाटर जो है वो ज्यादा मिलेगा। इसे लवणीय जल और ताजे जल के तापमान में भिन्नता आने के कारण बर्फ के पिघलने की दर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये इसके पीछे का रीजन है जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पोलर वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। ये पोलर वोर्टेक्स क्या है? देखिए, जेट स्ट्रीम के कमजोर पड़ने के परिणाम स्वरूप जो पोलर वोर्टेक्स है, इसका स्थानांतरण होने के कारण मौसम परिवर्तन होगा। ठीक है, पोलर वेक्टर्स या फिर ध्रुवीय भंवर क्या होते हैं? तो पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास मौजूद एक बड़ा चक्रवात है। ये एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जो घूमती हुई ठंडी हवाएं होती, कहते हैं ना कि इस बार ये लालीना प्रभाव है, अलीना प्रभाव है, गर्म जलधाराएं कौन से समुद्र से कौन से महासागर में है, कहाँ बहती है, ठंडी जलधाराएं कहाँ पर होती है। तो ये सारे इफेक्ट्स जो है अभी पढ़ रहे हैं, वर्गीकृत है, फिर हमें एक ही जलधारा देखने को मिलेगी विच इज हॉट, ओनली हॉट। ठीक है, ये समताप मंडल में मौजूद होता है, उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ध्रुवों को ये घेरता है, और हमारा जो मौसम चेंज हो रहा है वहां पर भी हमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी अगर ये सारी चीजें होती हैं तो। आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किए जाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। तो पेरिस जलवायु समझौते के तहत 21वीं सदी के अंत तक तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है कम। इसके अलावा अंटार्कटिका संधि जो 1959 में हुई थी, अंटार्कटिका परिषद है हमारा, 1996 में इसका गठन किया गया था, और वर्ष 1982 में अंटार्कटिका समुद्री सजीव संसाधन कन्वेंशन को लागू किया गया था, तथा वर्ष 1991 में मैड्रिड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। ये सारी ही चीजें जो हुई थी, जो आर्कटिक क्षेत्र है उसके संरक्षण के लिए की गई थी, वहां के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर साइन की गए थे। देशों को आगे ला करके इस क्षेत्र के बारे में बताना कि ये क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, उसके लिए आपको ये सारे काम किए गए थे, लेकिन हमें ये सारी ही चीजें अभी फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा हिममंडल प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो इंडिया में चल रहा है। इसके अलावा भारत द्वारा विभिन्न ध्रुवीय अनुसंधान अभियान भी चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ आर्कटिक में हिमाद्री, आर्कटिक के दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एवं भारतीय तथा हिमालय क्षेत्र में हिमांश आदि आपके शामिल हैं जो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। आर्कटिक परिषद की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रशिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, कनाडा है एंड यूएस इसमें आपके शामिल है आर्कटिक परिषद में। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को ये लोग संबोधित करते हैं, इस पर बात करते हैं, इसके पीछे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये जो तेजी से बर्फ पिघल रही है तो इसे कैसे कम करना है, इन सारी क्षेत्रों पर ये लोग चर्चा करते हैं। 1996 में ओटावा में इसकी घोषणा की गई थी, आपका आर्कटिक परिषद बना था। बात करते हैं इसमें सदस्य, तो जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका इसके सदस्य हो जाते हैं। भारत आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक देश हो जाता है, पार्टिसिपेट तो हम इसमें करते हैं। ये आर्कटिक से जुड़े ज्ञान का मध्यस्थ और वैश्विक अधिवक्ता का काम करता है। इसकी रणनीति योजना 2021 से 30 के मुताबिक है। हमें करना क्या है? आर्कटिक में शांति बनाए रखनी है, स्थिरता और रचनात्मक सहयोग का क्षेत्र जो है वो विकसित करना है, ये इसका लक्ष्य है। आर्कटिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आर्कटिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द आर्टिकोस से बना है। ठीक है, इसका मतलब है कि नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि या फिर ध्रुव तारा इसको कहते हैं। इसको आर्कटिक सर्कल या अक्षांश 63 डिग्री एंड 34 डिग्री नॉर्थ के उत्तर के ऊपर के क्षेत्र को हम इसको कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र।
इसमें आर्कटिक महासागर शामिल है तथा इसका केंद्र क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुव हो जाता है। 8 आर्कटिक देश है हमारे, कौन से, कनाडा, डेनमार्क अधिराज्य, नॉर्वे, रूस, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन आइलैंड्स और आर्कटिक परिषद हमारी। आर्कटिक क्षेत्र में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 10वां भाग यहाँ पर स्थानीय लोगों का है। 13वीं आर्कटिक परिषद की जो हमारी बैठक हुई थी, इसके बारे में जान लेते हैं कि बैठक में क्या चीजें डिस्कस करी गई थी। देखिए, ये 11 मई 2023 को रूस में हुई थी। इस बैठक में रूसी अध्यक्षता का समापन और नॉर्वे की अध्यक्षता का शुभारंभ किया गया था। यानी कि शुभारंभ किसके द्वारा हुआ, तो नॉर्वे अध्यक्ष था, जब समापन हुआ तो रूस आपका अध्यक्ष था। रूसी संघ के सलेखार्ड में ऑनलाइन 13वीं आर्कटिक परिषद यहाँ पर की गई थी। इसमें 2 वर्षों की रूसी अध्यक्षता को समाप्त किया गया था। अगले 2 वर्ष के लिए यानी कि 2023 से 25 के लिए नॉर्वेजियन अध्यक्षता की आपकी शुरुआत हो चुकी है। ये 8 आर्कटिक राज्यों और 6 स्वदेशी स्थानीय प्रतिभागियों के प्रतिनिधियों में से जो लोग हैं वो इसकी बैठक करते हैं। इस बैठक में रूस ने आर्कटिक की पिघलती बर्फ को लेकर के सदस्यों को चेताया था और आर्कटिक की सबसे पुरानी और मोटी बर्फ 19% तक आपकी पिघल चुकी है। जो सबसे पुरानी और सबसे क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, वो आपकी। भारत के आर्कटिक अनुसंधान के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर 2007 में आर्कटिक के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान इन्होंने भेजा। 2008 में NYL सन तथा स्वालबार्ड में अनुसंधान संचालन केंद्र है हिमाद्री, इसकी स्थापना की भारत के द्वारा। 2014 में क्वांग्सजार्डन में इंड आजार्क 2014 में क्वांग्सजार्डन में इंड आजार्क और बहुसंचर दलदल में वेधशाला आपकी खोली गई। 2016 में NY अलेक स्वालबार्ड में युव वैदत प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई थी भारत के द्वारा। तो ये भारत काम कर रहा है इस क्षेत्र में। लास्ट में आपके लिए प्रश्न है कि यहाँ पर विचार कीजिए, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, उपयुक्त में से कितने आर्कटिक परिषद के देश हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 2 या फिर सभी? और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इसके क्या दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी अवश्य बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।